गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित कुमार मिश्रा आज मैं पुनः फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ऑनलाइन क्लास को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों का जो क्लास रहेगा वो आपका वेडनेसडे एंड थर्सडे ये 2 दिन में रहेगा। तो 2 दिन मेरा वीडियो आप के समक्ष आएगा, जिसमें मैं अभी विचार किया तो 3 लेसन आपका उधर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नोट्स मैं डाल चुका हूँ पीडीएफ में। हाँ, उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, मेरे पास कंप्लेन आ रहा है आप लोगों का, तो फिर मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि मैं नए बुक से पढ़ाया था और जो नोट्स दिया वो पुराने बुक का था, तो इसलिए मैं नया बुक ले लिया हूँ और उसको मैं जल्दी ही पीडीएफ बना करके आप उनको फिर से रीसेंड कर दूँगा। और रही बात ऑनलाइन क्लास की, तो आज हम प्रथमा पाठ वर्ण विचार व्याकरण पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्याकरण भी पढ़ना तो अनिवार्य है ही, तो इसलिए हम व्याकरण में आज देखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार मीन्स होता है वर्ण मीन्स होता है अक्षर, और विचार माने कि विचार, अक्षर का विचार माने कि जो हम पढ़ रहे हैं ग्रामर या व्याकरण कुछ भी, तो उसमें अक्षर का बहुत ही महत्व होता है। अक्षर जो है, अक्षर से ही शब्द से एक वाक्य से एक बुक का निर्माण होता है, जो कि आप पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, हमारे द्वारा बताया गया है। तो आज हम उसी में देखेंगे वर्ण विचार में फर्स्ट इसमें है संस्कृत भाषा। अब देखिए कि आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत भाषा के विषय में भी हमको जानना अति आवश्यक है, और उसके लिए हम देखेंगे कि संस्कृत जो है वह कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु के कत प्रत्यय होने पर संस्कृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ है वह भाषा जो पूर्णतया नियमबद्ध हो। यही कारण है कि आज के युग में संगणक पर जो भाषा खरी उतरती है, माने कि कंप्यूटर पे जो भाषा खरी उतरती है वह एकमात्र संस्कृत भाषा है। माने कि संस्कृत भाषा का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि वह भाषा जो पूर्णतया नियमबद्ध हो, माने कि जो एकदम नियम के अनुसार चलती है, वही संस्कृत भाषा है। ठीक ना। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्रों के माध्यम से इसके समस्त नियमों को दर्शाया है। बाद में महर्षि कात्यायन, वररुचि तथा महर्षि पतंजलि ने वार्तिक और भाष्य के माध्यम से उसे समृद्ध किया है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संसार के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में ही रचा गया है। देखिए, संस्कृत जो है ये प्राचीनतम भाषा है, ठीक ना। महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि इत्यादि, महर्षि पाणिनि इत्यादि लोगों ने इसको नियमबद्ध किया है, ठीक ना। और बाद में ये प्राचीन साहित्य संस्कृत ऋग्वेद, ठीक ना, ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में रचा गया। रामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में रचे गए। अब देखिए, ऋग्वेद जो था वो वैदिक माने कि जो वेद हैं, वेद तो मालूम है आपको कि 4 वेद होते हैं, ठीक ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। इन ऋग्वेद से ही जो 3 अन्य वेद हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। तो ये वैदिक संस्कृत में रचा गया था। लेकिन जब रामायण और महाभारत, रामायण आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो रामायण है वह आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचा गया है, और महाभारत जो है वो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचा गया है। तो रामायण का फिर से हिंदी में सारांश किए हमारे तुलसीदास जी ने, जिनको हम रामचरितमानस के रूप में जानते हैं। और महाभारत तो इसको भी अन्य रूपांतरित किया गया, जिसमें हम गीता भी पढ़ते हैं इत्यादि इसके खंड हुए, ठीक ना। तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि और महाभारत को वेद व्यास जी ने इसको लौकिक संस्कृत में रचा गया।
महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी माना जाता है। आपको मालूम ही होगा कि जो महर्षि वाल्मीकि थे वह आदि कवि माने सबसे पहले कवि माने जाते हैं। उनकी रामायण को आदि काव्य भी माना जाता है। जो रामायण उन्होंने लिखा वह आदि काव्य में था, ठीक ना। आदि काव्य माने सबसे पहला काव्य। संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों अक्षरों को जानना आवश्यक है। जो हम संस्कृत भाषा को अगर जानेंगे तो व्याकरण के उसके जानने के लिए हमको वर्ण या अक्षर को जानना आवश्यक है। इसलिए हम संस्कृत व्याकरण का आरंभ संस्कृत वर्णों से कर रहे हैं, ठीक ना। तो संस्कृत भाषा का आरंभ हम उसके वर्णों से करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे जो है फर्स्ट है, सेकेंड है आपका वर्णमाला। अब वर्णमाला जो है माने कि अक्षरों का माला, ठीक ना। अब अक्षरों का माला किसे कहते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि देववाणी संस्कृत भाषा के मूल भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न अयुड़ इत्यादि 14 शिव सूत्र हैं जो संस्कृत के प्राचीनतम वर्णमाला के स्वरूप में बोध कराते हैं। हम अगर क्लास में आपको सेवेंथ वाले क्लास में अगर हम आपको बताए होंगे, कभी चर्चाएं होंगी तो हम आप लोगों को ये बताए होंगे कि जो संस्कृत वर्णमाला है, पहले शिव जी की डमरू माने कि महर्षि जो पाणिनि थे उन्होंने घोर तपस्या किया। घोर तपस्या में शिव जी जब प्रसन्न हुए तो वो डमरू बजाए, तो डमरू बजाने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, ठीक ना, तो उसको उन्होंने 14 सूत्रों में लिख डाला। जो 14 सूत्र हैं वही माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहे गए, जो कि हमको प्राचीनतम जो वर्णमाला है उसको बोध करा रहे हैं, ठीक ना। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब अक्षरों के समूह है वही वर्णमाला। रोमन भाषा में अल्फ़ा और बीटा पहले वर्ण होने के कारण वर्णमाला के अल्फ़ाबेट्स नाम का प्रयोग होता है। इंग्लिश में आपको बताया गया होगा अल्फ़ाबेट्स, ठीक ना। तो वही है वर्णमाला, आपको समझ में आ गया होगा। अगला है देखिए कि वर्ण और अक्षर। देखिए वर्ण और अक्षर जो है मुख से उच्चरित उस छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अगर हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि की जो छोटी से छोटी इकाई है वही वर्ण कहलाता है, जिसके फिर से टुकड़े न किए जा सके, माने कि वह वर्ण जिसको हम फिर से टुकड़ा नहीं कर सकते। अगर जैसे कि अ शब्द है, ठीक ना, तो अ जो है यह क्या है आपका वर्ण है। इस अवर्ण को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक ना, जैसे कि हम वर्ण विच्छेद करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद अगर हम करते हैं तो हम वर्णों को तोड़ते हैं। अगर हम जैसे कि मान लीजिए कि कमल शब्द है, कमल शब्द को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले क को करेंगे तो क हलंत लगाएंगे प्लस अ, क प्लस अ मिल करके क पूरा बना हुआ है। और अगर हम सिर्फ क ही करेंगे तो वह जो क है वह क्या हो जाएगा आपका आधा रहेगा, ठीक ना। तो क प्लस अ बराबर क, म प्लस अ बराबर म, ल प्लस अ बराबर ल, तब जा कर के क्या हुआ कमल। ये क्या हुआ आपका वर्ण विच्छेद। लेकिन अगर अवर्ण है तो अ का हम मतलब कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अ ई उ क त प आदि वर्ण हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में उदाहरण में, ठीक ना। इसके बाद 2.11 वर्ण भेद। अब देखो वर्ण को निम्नलिखित भेद है। वर्ण को हम यहाँ पे 3 भागों में देख रहे हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आपको मालूम ही होगा कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और अयोगवाह क्या है, ठीक ना। आगे बढ़ें, हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम देख रहे हैं कि 2.1.2 स्वर या अच। देखिए स्वर को हम अच संधि के भी नाम से जानते हैं। अगर स्कूल ओपन हो रहा है तो उसमें मैं आपको उसके माध्यम से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। अगर ऑनलाइन ही चल रहा है तो हम ऑनलाइन में भी उसके माध्यम से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कोशिश करूंगा कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं एक दिन आपको इस विषय में समझाऊंगा, ठीक ना। तो इसको हम अच भी कहते हैं स्वर को। अच के मतलब की है अ और च, इन दो वर्णों के बीच में
संपूर्ण स्वर जो हैं वो हमारे आ जाते हैं, तो इन्हें हम अच बोलते हैं। अब देखिए कि इसका क्या बोल रहे हैं परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उन वर्णों को स्वर या अच कहते हैं। अब शिव सूत्रों के अनुसार अच निम्नलिखित है। अब देखो जो शिव सूत्र हैं इसमें आपको बता दिया गया है, नीचे दे दिया गया है कोष्टक में आप देख रहे होंगे अ ई उड़ री ऋक ए उंग ए ओच, ये क्या है आपके शिव सूत्र के कुछ अंश है 4, ठीक ना। तो अ और च आप देख रहे हैं कि अ ई उड़ अ जो है वह फर्स्ट वर्ण और ए ओ च जो है लास्ट वर्ण। अ और च इन दोनों के बीच में हम लास्ट वर्ण नहीं लेंगे, जैसे अ ई उ री री ए ओ ए ओ, ये जो हैं हमारे स्वर हैं, ठीक ना। तो इन्हीं को कहते हैं अ यू र अ यू री री ए ओ ए ओ। इन वर्णों को ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के होते हैं, वे वर्णों में गिने जाते हैं। सामान्यतः ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर 13 हैं। अब जैसे अ आ ई उ री ए ओ औ, ये जो हैं हमारे स्वर हैं ये 13 स्वर हैं, ठीक ना। और इनमें 9 प्लुत वर्णों को जैसे अ ई उ री ए ओ औ सम्मिलित कर लिया जाए तो स्वरों की कुल संख्या 22 हो जाती है। प्लुत माने कि 3 की संख्या लिख देते हैं। अ जो देर तक बोलते हैं, ई, ठीक ना, ऐसा। अगला समझ में आ गया होगा। अगला है स्वरों के भेद, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये देखिए कि स्वर के भेद में 3 स्वर बांटा गया, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। हम इसको अगर इस बुक के माध्यम से समझाएंगे तो आपको हो सकता है न समझ में आए। हम ऐसे बता रहे हैं कि ह्रस्व माने कि वे वर्ण वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। हम आपको पिछले कक्षा में बता चुके हैं। दीर्घ माने कि जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ, और प्लुत माने कि जिन वर्णों को बोलने में 3 गुने का समय लगता है वह प्लुत है। ह्रस्व का अर्थ है कि छोटा, ठीक ना। तो उच्चारण की दृष्टि से अ यू री इन 5 वर्णों को उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा मानी जाती है। री को छोड़ करके शेष 4 अ यू री को बोलते समय दुगुना समय लगाया जाए तो यह स्वर ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे आ ई उ री ये दीर्घ स्वर हैं। ए ओ ए औ भी दीर्घ स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। यह मूल स्वर अ यू के मेल से बने हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ठीक ना। इनमें भी ए ओ को गुण स्वर तथा ए औ को वृद्धि स्वर कहा जाता है, और प्लुत स्वर का उच्चारण 3 मात्राओं का समय लगता है। संक्षेप में स्वरों का विभाजन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ह्रस्व मूल स्वर जो है वह है आपका अ ई उ री। संयुक्त स्वर ए ओ औ माने अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। गुण स्वर अ ए ओ, वृद्धि स्वर आ ए औ, दीर्घ स्वर आ ई उ री ए ओ औ। री का भी दीर्घ नहीं होता है। अब जो प्लुत स्वर है अ को 3 में, जैसे कि अगर हम कभी कभी देखते हैं कि हम लिखते हैं ओम, तो ओ लिख करके 3 की संख्या और मैं ऐसा लिखते हैं, और ओम को जो बोलते समय हमको 3 गुना समय लगता है तो वही प्लुत स्वर कहलाता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर रहेगा तो फिर हम इसको उसके माध्यम से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से और समझाएंगे स्कूल ओपन होने के बाद, ठीक ना। तब तक धन्यवाद।